तो चलिए हम शुरू करते हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। जैसा कि हम जानते हैं, पीछे के पढ़ चुके हैं हम लोग, तो हम लोग को शुरू करना है पेज नंबर 51 से, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो था सर्वाधिक संपन्न राज्य था। कैसा राज्य था? सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य था। जो हमारा कौन सा? तो बंगाल है ना। मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला प्रांतों में जो था बंगाल जो था सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता था। कहने का मतलब उस समय जो मुर्शीद कुली खान था, कहने के लिए तो स्वतंत्र शासक था, फिर भी यह क्या देता था? तो मुग़ल बादशाह जो था वो राजस्व भेजता था। किसको? मुग़ल बादशाह को, है ना। आगे देखते हैं मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, कहाँ से? ढाका से मुर्शिदाबाद जो था भागीरथी नदी के तट पर। पूछता है कि मुर्शिदाबाद जो है वो किस नदी तट पर है? तो भागीरथी नदी तट पर है। यहाँ पे स्थानांतरित की थी। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ ले गया? तो मुर्शिदाबाद ले गया। कौन? मुर्शीद कुली खान। और अब वहाँ पे क्या किया? तो अपना राजधानी को स्थानांतरित किया, लेके चल गया। और इसने इजारेदारी प्रथा जो था, इजारेदारी प्रथा को क्या किया? इजारेदारी प्रथा को तथा कृषक को तकाबी ऋण, इसने इजारेदारी प्रथा को शुरुआत किया और कृषकों के लिए तकाबी ऋण जो होता था इसकी शुरुआत की। तकाबी ऋण क्या होता था दोस्तों? तो देखिए, खेती के लिए अग्रिम कर्ज, ये कर्ज लिया जाता था। तकाबी ऋण उसको बोलते हैं जो खेती के लिए कर्ज लिया जाता था, उसी को बोलते हैं तकाबी ऋण। ये प्रदान किया। इसका उत्तराधिकार इसका दामाद सुजाउद्दीन बना था। किसका उत्तराधिकार? तो हमारा हो जाएगा ये मुर्शीद कुली खान। इसका उत्तराधिकार कौन बना? तो सुजाउद्दीन बना। ध्यान रखिएगा, सुजाउद्दीन किसका उत्तराधिकार था? मुर्शीद कुली खान का। आगे देखिएगा, 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध, मतलब जो गिरिया का युद्ध हुआ था ये 1740 ईस्वी में हुआ था। गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान जो था बंगाल का नवाब बना था। जो बंगाल का सूबेदार हुआ करता था अलीवर्दी खान, ये जो था 1740 में एक युद्ध हुआ था, गिरिया का युद्ध। ये गिरिया का युद्ध में 1740 में अलीवर्दी खान ने किसको मारा? बंगाल के नवाब बना। अलीवर्दी खान जो था बंगाल का नवाब बना, जो क्या गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर, किसको मारकर? सरफराज को मारकर, है ना। और इसने अपने शासनकाल में मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया था। उसके बाद ये थोड़ा पावरफुल में आ गया। उसके बाद क्या किया? अपना मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया, ठीक ना, क्योंकि अलीवर्दी खान थोड़ा पावरफुल आ गया था। इससे पहले जो था वो भी था, लेकिन वो ऋण देता था मुर्शीद कुली खान, है ना। तो पूछते हैं मुर्शीद कुली खान ने क्या क्या शुरुआत किया था? तो इजारेदारी प्रथा और तकाबी ऋण शुरुआत किया था। और हम लोग देखें 1740 में गिरिया का युद्ध जो था, इस जो गिरिया के युद्ध में सरफराज को मार दिया, मार के बिहार का सर सूबेदार अलीवर्दी खान बन गया। और इसके बाद इसका शासन चलने लगा। और इसने बंगाल को इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि सबसे पहले तो इसने मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया। तो इसके पास पैसा का था, मतलब बढ़ने लगा धीरे धीरे इसका इनकम। आगे देखिएगा, इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। देख रहे हैं, भारत का स्वर्ग इसको कहा जाने लगा, इतना समृद्धशाली बन गया। किसके काल में भारत का स्वर्ग बन गया था? तो अलीवर्दी खान। किसके काल में? अलीवर्दी खान के समय में, है ना। लेकिन मुर्शीद कुली के समय में नहीं था, क्योंकि वो कर दे जाता था, है ना। जितना इनकम हो रहा है 60% 40% कर दे दिया तो क्या उसका बचेगा। लेकिन जो था इसने बंद कर दिया था अलीवर्दी खान ने। तो इसको जो था इसके समय में जो था बंगाल को हम लोग भारत का स्वर्ग कहने लगे। आगे देखिएगा, इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, कालकोठरी से रिलेटेड था, है ना। यही सिराजुद्दौला है। तो इसी का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? तो हम लोग जानते हैं अलीवर्दी खान का। किसका? अलीवर्दी खान का। यहाँ देखिए, अलीवर्दी खान जो था इसका उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला, ठीक ना। जैसा कि हम लोग देखे थे। आगे देखते हैं, जो 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी हुई थी। अभी हम बताया जिससे सिराजुद्दौला से रिलेटेड है। तो पूछता है कि काल कोठरी की जो घटना थी ये कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को हुई थी काल कोठरी की त्रासदी। ये जो नामक घटना हुई थी, इस घटना में रचयिता जेड हॉलवेल ने इसके बारे में बताया था। इसी के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में क्या किया था? 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक
एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और अगले दिन सुबह मात्र 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। कितना, देखिए काल कोठरी की जो त्रासदी थी, वो पूछेगा काल कोठरी की त्रासदी हुई कब थी, तो ये 20 जून 1756 को हुई थी। 1756 को याद रखिएगा, 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी हुई थी, है ना। और इसको बताया कि किसने, रचयिता कौन थे काल कोठरी की त्रासदी का घटना के, तो जेड हॉलवेल, ठीक ना, जेड हॉलवेल थे। और आगे देखिए 20 जून की रात क्या हुआ था, 146 अंग्रेज में से क्या हुआ था कि सब मर गए, बाकी मात्र 23 वो इसमें से बचे थे। पूछता है कि कितने अंग्रेजों को बंद किया था, 146 में, बचे कितने थे, उसमें से मात्र 23 बचे थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्लासी का युद्ध जो था ये भी 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757, है ना। तो इससे एक साल पहले क्या हुआ था, काल कोठरी की त्रासदी हुई थी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखे थे 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी हुई थी जो सिराजुद्दौला ने किया था। और वहाँ पे हम लोग देखे प्लासी का युद्ध जो था ये 23 जून 1757 को हुआ था। मात्र एक साल लगभग, देखिए 3 दिन जून हो गया, जून से जून 3 जून, मतलब तीन दिन आगे है थोड़ा सा, और मात्र एक साल का अंतर है। तो इसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। जो काल कोठरी की त्रासदी के एक साल के बाद जो हुआ था, प्लासी के युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। उधर जो प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों का सेनापति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और इधर बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्हीं के बीच में हुआ था, जिसमें नवाब अपना सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी करने के कारण क्या हुआ था, मर गया था, पराजित हो गया था, हार गया था, है ना। तो देखिए हारने के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र जो था किसका सेनापति था, मीर जाफ़र जो था ये सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। सिराजुद्दौला जो अभी हम लोग देखे थे काल कोठरी वाला, इसी का सेनापति होता था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को क्या हुआ कि अंग्रेज सब इसको पोट लिया। पोटने के बाद क्या, यही खिलाफ हो गया मीर जाफ़र, अपना ही मतलब राजा के खिलाफ हो गया कौन, मीर जाफ़रा। तो हम लोग सुनते हैं मीर जाफ़रा के कारण क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया बेचारा, है ना। और अंग्रेजों ने क्या हुआ, उसको बोला था कि हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे, तुम मेरा साथ दो। तो इसी लालच में मीर जाफ़रा क्या हो गया, सिराजुद्दौला को पीठ पीछे वार किया और सिराजुद्दौला हार गया, है ना। आगे देखिएगा, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और प्लासी जो थी भागीरथी नदी के किनारे। आगे देखिएगा, फिर से नोट में कह रहा है कि प्लासी की जो लड़ाई थी, मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही थी। नवाब के वफादार कौन कौन था, मोहनलाल और मीर मदान। कौन नवाब, तो यही सिराजुद्दौला। और मीर मदान जो था लड़ते हुए मारा गया बेचारा, मीर मदान क्या हो गया, मारा गया। और प्लासी पूछता है कि प्लासी की लड़ाई में कौन जो था वफादार सेना दो थे, छोटी सेना, तो मोहनलाल और मीर मदान। और कौन मारा गया, तो मीर मदान मारा गया। प्लासी जो थी भागीरथी नदी के किनारे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि प्लासी कहाँ, किस नदी के किनारे पड़ता है, तो भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है। आगे देखिएगा, क्लाइव के हाथों की कठपुतली, क्लाइव के हाथों की कठपुतली जो थी, नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेजों के 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफ़रा जो था ये भी तो क्लाइव का क्या था, क्लाइव के हाथों का कठपुतली ही हुआ करता था। तो मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी से हटा दिया। कोई गलती मतलब कि कर रहा था, उसके दामाद को फिर क्या किया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था, है ना। सही से मतलब उसका आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था क्लाइव का, मतलब अंग्रेज़ों का। तो मीर जाफ़र को जो क्या हुआ कि मीर कासिम बोला अंग्रेज़ों से कि आप हमको बना दीजिए, हम एकदम बढ़िया से काम करेंगे। तो मीर जाफ़र को हटा के क्लाइव जो था किसको बना दिया, तो मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम को बना दिया नवाब, ठीक ना। लेकिन मीर कासिम बहुत चालाक था अंदर से। वो क्या किया, मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चल गया। कहाँ लेके चल गया, पहले जो मुर्शिदाबाद था, हम लोग देखे थे, ढाका से मुर्शिदाबाद लेके आया था मुर्शिद कुली खान, वही मुर्शिदाबाद था। तो मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके चल गया, मुंगेर लेके चल गया। मुंगेर स्थानांतरित कर दिया कौन, मीर कासिम। ये मीर कासिम की अपने मन में अंदर से चाल थी कि पहले बोलेंगे अंग्रेज को कि हमको बना दीजिए, और नवाब जब बन जाएंगे हम, तो उसके बाद अपना क्या करेंगे, अपना दिमाग चलाने लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नोट में कह रहा है बंगाल की राजधानी का क्रम। तो हम लोग देखे थे ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था मुर्शिद कुली खान, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया, तो हमारा मीर कासिम। कौन लाया, मीर कासिम। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम जो था अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। हम लोग जानते हैं 2 निर्णायक युद्ध हुआ था, एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध में तो हार गया था, लेकिन फिर से क्या हुआ, देखिए ध्यान से दीजिएगा। एक मिनट।
तो क्या हुआ था, दो हम लोग बताया कि दो हुआ था, एक प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध में क्या हुआ कि सिराजदौला तो हार गया, उसके जगह पे मीर कासिम को, मतलब मीर जाफ़र को बनाया गया, फिर उसके बाद मीर कासिम को बनाया गया, ऐसे करके फिर क्या हुआ, मीर कासिम को भी उसने क्या किया, हटा के फिर मीर जाफ़र को बना दिया, ठीक ना, ऐसे किया। तो मीर कासिम के अंदर बहुत क्रोध हुआ, मीर कासिम के अंदर क्रोध हुआ, वो गया कहाँ, तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास, और उससे बोला कि आप हम मेरे साथ हाथ मिलाइए और हम तीनों मिलके क्या करेंगे, हम तीनों मिलके चढ़ाई करेंगे, मतलब अंग्रेज़ पे। तो अंग्रेज़ पे मतलब चढ़ाई किया, और बक्सर का युद्ध उस समय जो हुआ 1764, तो एक तरफ से थे अंग्रेज़ और दूसरे तरफ से थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कौन कौन, मीर कासिम, एक मिनट, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और इधर शाह आलम द्वितीय, इन तीनों किसके खिलाफ थे, तो अंग्रेज के खिलाफ थे। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, ध्यान दीजिएगा, इसी युद्ध में, इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुआ, फिर इसमें भी क्या हुआ, अंग्रेज विजयी हुआ, ये तीनों हार गया। अब तीनों हार तो गया, अब इसको तीनों को पेनाल्टी देना पड़ेगा, है ना। तो इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, इधर से हेक्टर मुनरो था, पीछे हम लोग देखे थे रॉबर्ट क्लाइव के मतलब अध्यक्षता में। तो अंग्रेज गवर्नर पूछेगा, अंग्रेज सेनापति पूछेगा कौन हो जाएगा, तो हेक्टर मुनरो था, किसमें, बक्सर के युद्ध में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध, अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध, है ना, कि अंग्रेज़ से संबंध क्या था मैसूरों का। तो देखिए 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। कब का बात है, 1761 के बात है। जो हैदर अली हुआ करता था वो मैसूर का शासक बना, कहाँ, कब, 1761 में, 1761 में, है ना। 1761 यानी हमारा जो था बक्सर के युद्ध के पहले की बात है ना। बक्सर के युद्ध के 3 साल पहले की बात है। 1761 में क्या हो रहा था, 1761 में हैदर अली जो था मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु जी 1782 में हुई थी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। अच्छा देखिए, हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज, और मैसूर में जो युद्ध हुआ था उसी में क्या हो गया, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, है ना। कब, 1782 में। तो देखिए 61 में क्या बना, शासक बना, और 82 में मर गया, है ना। चलिए, हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मर गया हैदर अली, तो उसी का पुत्र कौन बना, टीपू सुल्तान, वहाँ से अपना कमान संभाला। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। 1787 में हम लोग इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। पूछता है किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, तो टीपू सुल्तान ने। किसने, टीपू सुल्तान ने। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन में देगा हैदर अली, टीपू सुल्तान, ऐसे करके अनगिनत। तो हम लोग को ध्यान में रखना है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जो था स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, और साथ ही जैकोबिन क्लब की भी सदस्य बना। जैकोबिन क्लब का सदस्य बनने वाला कौन था, टीपू सुल्तान ही था। कौन था, टीपू सुल्तान ही था। श्रीरंगपट्टनम की स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाना और जैकोबिन क्लब की सदस्यता किसने, तो टीपू सुल्तान के, याद रखिएगा। 1787 में। तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज और मैसूर में जो था, आंग्ल मैसूर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ था, आप लोग पता है आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ था। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 4 प्रकार का हुआ था। चार बार लड़ा गया था आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला मैसूर युद्ध जो था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1767 से 69 में लड़ा गया था। 1767 से 69 में लड़ा गया था। इसमें कोई गवर्नर जनरल था नहीं था, कोई गवर्नर जनरल नहीं था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1780 से 84 में लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में लड़ा गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, तो वारेन हेस्टिंग हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम में कोई नहीं था, द्वितीय में कौन था, वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था, कॉर्नवालिस था, और कब हुआ था, 90 से 92। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799। लॉर्ड वेलेस्ली इसमें कौन था, गवर्नर जनरल था, है ना। आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देखे थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92। चतुर्थ 1799, ऐसे याद रखिएगा।
बोलिए एक बार पीछे पीछे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 67 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, 80 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, 90 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, 1799। ऐसे चलिए अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई गवर्नर जनरल नहीं था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? वारन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? वारन हेस्टिंग। और हम लोग जानते थे हैदर अली जो मरा था किस में मरा था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही मरा था, 1782 में, है ना। ऊपर देखे हम लोग अभी। आगे चलिए, तृतीय आंग्ल मैसूर में कौन गवर्नर जनरल था? कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। प्रथम में कोई नहीं, द्वितीय में वारन हेस्टिंग, तृतीय में कॉर्नवालिस, चतुर्थ में लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ में लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए ध्यान से, प्रथम में कोई नहीं, दूसरा में वारन हेस्टिंग, तीसरा में कॉर्नवालिस, चतुर्थ में लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। वारन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वारन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वारन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वारन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। प्रथम में कोई नहीं, द्वितीय में वारन हेस्टिंग, तृतीय में कॉर्नवालिस, चतुर्थ में लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए याद रखिएगा, इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों में संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। इस युद्ध में जो था मराठा, हैदराबाद का निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना जो थी वो मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी, ठीक ना। ये जो था मराठा या हैदराबाद निजाम और अंग्रेज तो किसके खिलाफ था? मैसूर के खिलाफ था। मैसूर अकेले पड़ गया था, इसीलिए हार गया बेचारा, है ना। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब उसका पिताश्री मतलब कि हैदर अली मारा गया, उसके बाद वही कमान संभाला। प्रथम में तो मान के चलिए हैदर अली था, दूसरे में मर गया तो टीपू सुल्तान, फिर तृतीय में भी टीपू सुल्तान, चतुर्थ में जाके मरा टीपू सुल्तान, है ना, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो टीपू सुल्तान को शेर अ मैसूर कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शेर अ मैसूर। शेर का ये मैसूर का ये शेर है टीपू सुल्तान। पूछता है टीपू सुल्तान, शेर मैसूर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को, ठीक ना। टीपू सुल्तान की राजसी झंडे पर किसका तस्वीर हुआ करता था? तो शेर का ही तस्वीर हुआ करता था। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों एवं सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया गया। 1760 में क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में, 1760 में याद रखिएगा, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में, अंग्रेज जो थे किसके नेतृत्व में? आयरकुटवा के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली जो तो फ्रांसीसी सेना था इसको हराया था, ठीक ना, वांडीवास के युद्ध में। ये नोट में याद कर लेना है आपको। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था किससे किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से आयरकुट था और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? लाली कर रहा था। और 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। आपको इसको हरा दिया, फ्रांसीसी सेना को हरा दिया, पराजित कर दिया कौन? ये अंग्रेज। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण संधियाँ हुई थी। तो जो हम लोग देखे थे ऊपर में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुआ था? बताइए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। प्रथम में कोई गवर्नर जनरल नहीं था, द्वितीय में वारन हेस्टिंग था, तृतीय में कॉर्नवालिस था, चतुर्थ में लॉर्ड वेलेस्ली था, याद है ना। आगे देखिए, तो अगर जो युद्ध हुआ था तो किसी न किसी संधि के द्वारा ही उसको रोका गया होगा अंतिम में, तब तो जाके रुका होगा, नहीं तो चलते रहता युद्ध, है ना। तो बीच में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर जो था उसमें मद्रास की संधि किया गया, मद्रास की संधि किया गया। और कब? 1769 में। तो हम लोग जानते हैं 1767 से 69 युद्ध चला था, तो अंतिम में ही ना संधि किया जाता है। तो 1769 में क्या हुआ? मद्रास की संधि किया गया। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो संधि हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो संधि हुआ था, मंगलोर की संधि हुआ था 1784 में। हम लोग जानते हैं 80 से 84 चला था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो अंतिम में ही ना किया जाएगा संधि। तो 1784 में क्या हुआ? मंगलोर की संधि किया गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था श्रीरंगपट्टनम की संधि किया गया 1792 में। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के श्रीरंगपट्टनम की संधि किया गया 1792 में। 90 से 92 चला था, तो 92 में ही ना अंतिम में किया जाएगा संधि, तो 1792 में किया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वहाँ पे जो था टीपू सुल्तान तो मारा गया था, जब मारा गया तो संधि का तो बात ही नहीं है। तो तीन ही संधि हुआ था, मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की, याद रखिएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की संधि, मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की संधि, है ना। आगे चलिएगा।
चलिए फटाक से देखते हैं सिख एवं अंग्रेज़ों के बीच में। अब देखते हैं अंग्रेज़ और किसके बीच में, सिख के बीच में। अभी तो हम लोग देख लिया आंग्ल मैसूर के बीच में, अब देखते हैं सिख और अंग्रेज़। देखिए सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है, हम लोग जानते ही हैं, और ये प्रथम गुरु हुआ करते थे। गुरु नानक के अनुयायी थे सिख कहलाए, माना गुरु नानक के जितना भी चेला जो अनुयायी होते थे वही सिख कहलाए, है ना। ये बादशाह बाबर हुमायूं के समकालीन थे। पूछता है कि गुरु नानक के समकालीन कौन थे, अकबर बाबर ऐसे करके दे देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बाबर। सबसे जो प्रथम था बाबर, इधर से प्रथम थे गुरु नानक, दोनों क्या थे, एक दूसरे के समकालीन थे, है ना। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 15 अप्रैल 1469 में लिखा हूँ मैं, तो 1469 में हुआ था। इनका जन्म दिवस पर गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है। पूछता है कि गुरु पर्व त्यौहार किसके दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन दे देगा सिख गुरु के। और तुम लोग प्रथम गुरु याद रखना है, गुरु नानक के मतलब कि जन्म दिवस पर ही क्या किया जाता है, गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है। गुरु पर्व त्यौहार किसके जन्मदिन पर, तो गुरु नानक के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक की आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। देखिए 1469 में तो इनका जन्म हुआ, इसको 6 को कर दीजिए 9, 9 को कर दीजिए 6, यहाँ पे हम ध्यान दीजिए 6 को कर दीजिए 9, 9 को कर दीजिए 6, है ना यहाँ पे। और क्या हुआ था कि 1496 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही क्या हुआ था, नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, है ना। 1496 में जन्म हुआ था, 1469 में प्राप्ति हुआ 1496 में। अब जोड़ लीजिए कितना साल के बाद, है ना। गुरु नानक ने क्या किया था, गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था, मतलब फ्री में खाना खिलाना सबको। किसने शुरू किया था, गुरु नानक ने ही शुरू किया था, निःशुल्क सहभागी भोजनालय। गुरु नानक ने अपने स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किया था। मतलब संगत और पंगत पूछता है किसने स्थापित किया था, गुरु नानक ने ही स्थापित किया था। संगत को बोलते थे धर्मशाला, बैठने उठने बातचीत करने, और पंगत को बोलते थे लंगर, वही जो खाना खिलाया जाता था उसी को बोलते थे। संगत और पंगत के गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए कैसा, तो एक संस्था का कार्य किया जहाँ पे वे प्रतिदिन मिलते थे और भोजन पाते थे, है ना। गुरु नानक की 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। देखिए 1469 में इनका जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई 1409-6 में, मतलब कि उसको उलट दीजिए 6-9 को। और इन मृत्यु कब हुई, करतारपुर में हुई थी मृत्यु। कहाँ पे, 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान में दीजिएगा, करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1539 में, कब, 1539 में, 1539 में, है ना। जन्म याद रखिएगा, और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, उल्टा करके। और गुरु नानक की जो मृत्यु हुई थी करतारपुर में 1539 में, याद रखिएगा 1539 में। देखिए गुरु अंगद अब आते हैं। गुरु अंगद जो थे 1539 में तो मर गए अब बेचारे गुरु नानक। उसके दूसरे सिख गुरु कौन हुए, तो गुरु अंगद हुए। गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। सिखों के दूसरे गुरु थे ये, सिखों के दूसरे गुरु हुआ करते थे गुरु अंगद। तो पूछता है कि सिख के जो जितने भी गुरु हुआ करते थे उसको क्रम वाइज याद रखना पड़ेगा आपको, तो याद करिएगा। देखिए हम लोग आगे देखेंगे सबको लाइन बाय लाइन। तो पहला तो याद हो गया गुरु नानक, दूसरा हम लोग को गुरु अंगद हुए। और इनका प्रारंभिक नाम क्या हुआ करता था गुरु अंगद का, लहना, क्या हुआ करता था, लहना था, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने नानक द्वारा जो शुरू किया गया लंगर व्यवस्था था उसी को स्थायी बना दिया। कहने का मतलब जो मतलब नॉर्मल ऐसे शुरुआत हुआ था तो गुरु नानक के द्वारा उसको हमेशा के लिए स्थायी बना दिया कि अब हमेशा चलाया जाएगा। किसने स्थायी कर दिया, तो गुरु अंगद ने। किसने, गुरु अंगद ने स्थायी कर दिया। गुरु अंगद का कार्यकाल 1539 से 52 तक रहा था। और ये गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ शुरू किए थे, है ना। गुरुमुखी लिपि जो था, जो गुरुमुखी लिपि था इसका भी शुरुआत करने वाले गुरु अंगद ही थे। किसने थे, गुरु अंगद। पूछता है गुरुमुखी लिपि के शुरुआत किसने किया था, गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था, गुरु अंगद ने किया था। और स्थायी किसने बना दिया था, लंगर को स्थायी किसने बना दिया था, तो गुरु अंगद ने ही लंगर को भी स्थायी बना दिया। और क्या किया इसने, तो गुरुमुखी लिपि का भी शुरुआत किया, गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ किया गुरु अंगद ने। चलिए आगे देखते हैं। सिखों के तीसरे गुरु अब देखते हैं कौन थे, अमरदास थे। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, अमरदास थे। अमरदास का कार्यकाल 1552 से 74, 1552 से 74 याद रखिएगा। 52 से 74। गुरु अंगद का कार्यकाल 39 से 52 था, जाहिर सी बात है। तो 52 से 74 तक ही ना चलेगा। गुरु अमरदास जो तीसरे गुरु थे, तो पहला गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, है ना। याद रखिए, क्रम वाइज याद करते चलिएगा। गुरु अमरदास ने हिंदुओं के पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। गुरु अमरदास जो थे वो हिंदुओं से पृथक होने वाले, हिंदुओं से अलग
जितना भी कार्य था उसको किसने चालू किया था? गुरु अमरदास ने। और हिंदुओं से अलग जो विवाह पद्धति हुआ था, जिसको हम लोग लवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति को क्या बोलते हैं? लवन। इसकी भी शुरुआत किसने किया था? तो गुरु अमरदास ने। तृतीय गुरु जो थे, तीसरे नंबर के गुरु कौन थे? अमरदास ने। इन्होंने क्या किया था? हिंदुओं से पृथक होने वाला जितना कार्य था उसको किया, जैसे कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, ये सब जो था शुरुआत किया था किसने? गुरु अमरदास ने, तीसरे नंबर के। याद रखिएगा, अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट किया था। पूछता है अकबर ने किससे जाकर, मतलब कि कौन से क्रम के जो गुरु थे, सिख गुरु, उनसे भेंट किया था? तो तीसरे क्रम के गुरु थे अमरदास से भेंट किया था। कौन? अकबर। और कहाँ पे? गोविंदवाल जाकर भेंट किया। और वहाँ पे जो थे गुरुपुत्री थी, कौन थी गुरुपुत्री? बीबी भानी हुआ करती थी। गुरुपुत्री मतलब अमरदास की बेटी हुआ करती थी, गुरुपुत्री बीबी भानी। और उससे मिला अकबर, खुश हुआ बहुत, अच्छा। और क्या किया? उसको कई गांव दान में दे दिया। किसको? बीबी भानी को। कौन दे दिया? उस समय अकबर हुआ करता था, हम लोग जानते ही हैं। बाबर किसके समकालीन था? तो बाबर तो समकालीन था गुरु नानक का, प्रथम गुरु के। और जो थे अमरदास के समकालीन कौन हुआ करते थे? तो अकबर हुआ करते थे। गोविंदवाल जाकर भेंट की अमरदास से, और बीबी भानी वहाँ पे मिली उनसे, तो बहुत अच्छा बच्ची थी, है ना। बीबी भानी को क्या किया? मिलते वक्त भेंट के तौर पे कई गांव दान में दे दिया बीबी भानी को, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। जो तीसरे गुरु हुए थे अमरदास ने क्या किया? 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की, है ना। सब पर एक महंत को रख दिया और 22 को गद्दी बनाया, मतलब बैठक जो होता है उसके बैठक किया, प्रत्येक पे एक महंत की नियुक्ति किया, है ना। बीबी के पति के कौन बने? बीबी के पति मतलब वही बीबी भानी जो थी, बच्ची थी या बड़ी हुई, शादी हुआ इनका, तो बीबी का पति कौन था? रामदास। 1774 से 81 ईस्वी। यही रामदास जो थे सिखों के चौथे गुरु बने। कहने का मतलब जब अमरदास जब हटेंगे तो उसके बाद चौथे गुरु कौन बनेंगे? तो वही बीबी भानी जो थी, मतलब अमरदास इसी का पति, बीबी भानी का पति, मतलब अमरदास के कौन? अमरदास के दामाद हो गए। अमरदास के कौन हो गए? दामाद हो गए, रामदास, है ना। तो बीबी भानी के पति मतलब अमरदास के दामाद ही ना हुए। और 1574 से 81 ईस्वी तक सिखों के चौथे गुरु कहलाए। सिखों के चौथे गुरु कौन कहलाए? रामदास कहलाए। तो लिखिए, शुरू से देखिए कौन कौन थे। पहले गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। देखिए कन्फ्यूज हो रहा है ना, इसे याद करते रहिएगा इसको। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। आगे देखिए, बीबी के पति रामदास जो थे 1574 से 81 में सिखों के चौथे गुरु अकबर के बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। जो अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी, उसी पर क्या हुआ था? गुरु रामदास ने इस भूमि पर क्या किया? अमृतसर नामक जलाशय खुदवा दिया। जो उसकी मतलब पत्नी को बीबी भानी को अकबर दिया था भूमि, 500 बीघा भूमि बहुत होता है उस समय। तो क्या हुआ? अमृतसर में गुरु रामदास ने क्या किया? इस भूमि पर अमृतसर नामक एक क्या कर दिया? जलाशय मतलब तालाब, पोखरा खुदवा दिया, है ना। अमृतसर में अमृतसर नामक एक जलाशय खुदवा दिया गुरु रामदास ने, चौथे गुरु ने, है ना। और देखिए, तो पूछता है कि जलाशय खुदवाने वाला कौन था? अमृतसर नामक जलाशय खुदवाने वाला था रामदास। कौन था? रामदास। चौथे गुरु रामदास थे। और अमृतसर नगर की स्थापना की, ठीक ना। वहाँ पे अमृतसर जलाशय भी खुदवाया और नगर भी वहाँ पे स्थापना कर दिया। कौन? गुरु रामदास, चौथे गुरु। का है कि इन्हीं के पत्नी के पास था 500 बीघा भूमि, तो यही ना बनवाएंगे, जाहिर सी बात है। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को क्या किया? गुरु को पद सौंप दिया। अब गुरु रामदास के बाद कौन आएंगे? अगला 5वें गुरु आएंगे। वही 5वें गुरु कौन बने? तो गुरु रामदास के बेटा था अर्जुन देव। गुरु रामदास के बेटा था, तीसरा पुत्र था अर्जुन देव। इसी को क्या कर दिया? गुरु पद सौंप दिया। मतलब अब रामदास के बाद कौन बन गए? 5वें गुरु अर्जुन देव बन गए, है ना। 5वें गुरु कौन बन गए? अर्जुन देव बन गए। इस प्रकार इन्होंने गुरुपद को पैतृक बना दिया। पैतृक मतलब पहले तो बाप का बेटा नहीं बनता था, ऐसे कोई बन जाता था, लेकिन अब क्या बना कि अब रामदास के बेटे बन गए अर्जुन देव। मतलब ये कौन बन गए? तो ये इनके पुत्र बन गए। तो पैतृक बना दिया, गुरुपद का क्या बना दिया? पैतृक मतलब बेटा का बेटा, ऐसे ही अब चलते चला जाएगा, अगला कोई दूसरा नहीं बनेगा, ऐसे पैतृक बना दिया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी। गुरु अर्जुन जो था, इनका कार्यकाल था 1581 से 1606 ईस्वी। ये सिखों के 5वें गुरु हुए थे। 5वें गुरु जैसे कि अभी मैंने बताया, इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ जो था आदि ग्रंथ की रचना की। पूछता है कि किसने सिखों के मतलब धार्मिक ग्रंथ जो था आदि ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे?
आदि ग्रंथ देखिए ध्यान दीजिएगा, एक है आदि ग्रंथ, इसकी रचना किए थे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। किसने? अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना, अ से अर्जुन देव, अ से आदि ग्रंथ। और पीछे हम लोग देखे थे गुरुमुखी लिपि, तो गुरुमुखी लिपि किसने शुरुआत किया था? गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि जो था हम लोग यहाँ पे देखे थे, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था गुरु अंगद। गुरु अंगद कौन थे? दूसरे गुरु थे। कौन थे? दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, है ना। तो गुरुमुखी लिपि का है तो गुरु अंगद को याद कर लेना है, गुरुमुखी लिपि। और क्या बोले? हाँ, आदि ग्रंथ बोले। आदि ग्रंथ बोले जो धार्मिक ग्रंथ होता था, जो धार्मिक ग्रंथ होता था, सिखों का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ होता था। इसको शुरुआत किसने किया था? तो अर्जुन देव ने किया था। इसमें गुरु नानक को प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। इसमें क्या क्या लिखा है? गुरु नानक की जितना ही प्रेरणाप्रद प्रार्थना और लिखा गया है और गीत लिखा गया है किसमें? गुरु नानक की प्रेरणा प्रार्थना, ये सब इसमें लिखा गया आदि ग्रंथ में। नोट में देखिए क्या लिख रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ। इसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब भी बोल सकते हैं, आदि ग्रंथ बोलिए या फिर गुरु ग्रंथ साहिब बोलिए, है ना। सिख गुरुओं के साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं का भी सम्मिलित किया गया था। जो गुरु ग्रंथ साहिब है यानी आदि ग्रंथ है, इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ, सिख जो गुरु थे उनके साथ साथ जो था कबीर के बारे में, नामदेव तथा रैदास की रचनाओं के सम्मिलित इसमें लिखा गया है। हमें किसका लिखा गया है? कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं का भी इसमें सम्मिलित किया गया है। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें गुरु नानक के ही प्रेरणाप्रद की प्रार्थना और गीत संकलित है, नहीं। कबीर की रचना भी है, नामदेव जो हो गए और रैदास की भी रचनाओं का इसमें क्या किया है? सम्मिलित किया गया है। किसमें? तो आदि ग्रंथ को। ये क्या आदि ग्रंथ में और क्या कहा जाता था? आदि ग्रंथ को तो गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता था, है ना। चलिए, गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। देखिए तो पूछेगा अमृतसर जलाशय किसने खुदवाया? तो चौथे गुरु कौन थे? चौथे गुरु कौन थे? अर्जुन। पहले देखिए गुरु नानक, दूसरे अर्जुन, अरे गुरु अंगद दूसरे हो गए, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास। तो रामदास ने क्या करवाया था? जलाशय खुदवाया था, जिसकी पत्नी बीबी भानी को क्या दिया गया था? वही जो था अथी दिया गया था, 500 बीघा भूमि अकबर ने दिया था, है ना। तो गुरु अर्जुन ने अमृतसर की जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। यानी जो 5वें गुरु थे, कौन थे? 5वें गुरु थे। 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जो जलाशय था उसी के मध्य में, मध्य माने बीच में, जलाशय के मध्य में, तालाब के मध्य में हरमंदिर साहब का क्या किया? तो निर्माण करवाया। अभी आप बना हुआ जाके देख सकते हैं, पंजाब में अमृतसर नामक जगह पे हरमंदिर साहब बनाया गया है ना। चलिए, राजकुमार खुसरो कौन था? राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में क्या हुआ था? गुरु अर्जुन को मरवा दिया। गुरु अर्जुन जो थे वो राजकुमार खुसरो यानी औरंगजेब का बेटा, ये था, उसके खिलाफ हो गया था औरंगजेब के। तो ये किसने? गुरु अर्जुन ने इसका ही साथ दिया, कि इसका खुसरो का साथ देने लगा, इसीलिए जो था, अरे सॉरी, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवाया। और जो औरंगजेब था उसको तेग बहादुर को, जो 9वें गुरु होते थे, उसको मरवाया था। गुरु तेग बहादुर को, 9वें गुरु को कौन? औरंगजेब मरवाया था। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने मरवाया था। किसको? गुरु अर्जुन को। गुरु अर्जुन को किसने मरवाया था? जहांगीर ने मरवाया था। ध्यान दीजिएगा, 1606 में 5वें गुरु को किसने मरवाया? पूछता है 5वें गुरु को और 9वें गुरु को मरवाया था। जहांगीर ने 5वें गुरु को मरवाया था और औरंगजेब ने 9वें गुरु को मरवाया था, याद रखिएगा, है ना। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण अर्जुन देव को मरवा दिया था जहांगीर, है ना, उस समय राजा था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद आए। कौन है? छठे गुरु कौन आए? अब हरगोविंद आए। इनका कार्यकाल 1606 से 1645 ईस्वी था। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। सिखों को सैन्य संगठन का रूप देने वाले कौन थे? तो हरगोविंद थे। कौन थे? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद। इन्होंने क्या किया? सिखों का सैन्य संगठन का रूप दिया। जितना भी सिख थे उसके पास सैनिक नहीं हुआ करता था, तो जो चाहता था वही मार देता था, उस हम लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे, है ना। तो फिर उन लोगों ने सोचा, सिखों ने सोचा कि अब हम लोग को भी सेना रखना चाहिए। तो सैन्य संगठन का रूप देने वाला कौन था? तो छठे नंबर के जो गुरु थे, छठे नंबर के गुरु थे हरगोविंद, है ना। और देखिए, सैन्य संगठन का रूप दिया था। अकाल तख्त या फिर ईश्वर के सिंहासन का भी निर्माण करवाया। पूछता है कि ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद जो छठे गुरु थे, इन्होंने सैन्य संगठन का रूप दिया और ईश्वर का सिंहासन का भी, ये सिंहासन भी मतलब रखे, है ना, निर्माण करवाएं। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठने लगे, मतलब एकदम अपना
दबदबा होना चाहिए, कोई डरता नहीं था उसमें, जो चाहे वही मरवा दे रहा है, बताइए। तो इसके बाद इन्होंने क्या कि अपना दबदबा चालू रखा। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी की थी। दरबार में अपना नगाड़ा बजवाते थे कौन? तो हरगोबिंद, छठे गुरु हरगोबिंद। 2 धारी तलवार बांधते थे कौन? 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे हरगोबिंद और नगाड़ा बजवाते थे अपने दरबार में। इन्होंने अमृतसर को किलेबंदी की थी। पूछता है कि अमृतसर की किलेबंदी किसने किया था? हरगोबिंद ने। किसने? हरगोबिंद ने अमृतसर की किलेबंदी की थी। सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए। देखिए अब आते हैं सिखों के 7वें गुरु हर राय। कौन आते हैं? हर राय। इनका कार्यकाल 1645 से 61 ईस्वी तक था, है ना। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। पूछता है कि दारा सिखों को मिलने आने पर किसने आशीर्वाद दिया था? तो सिखों के 7वें गुरु हर राय ने, मतलब राय से आशीर्वाद दिया था। ऐसे याद कर सकते हैं आप, राय से क्या दिया? राय से आशीर्वाद दिया। तो सिखों के 7वें गुरु हर राय ने 1645 से 61 ईस्वी में उन्होंने द्वारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया, ठीक ना। सिखों के 8वें गुरु देखते हैं अब। हरकिशन हुए सिखों के 8वें गुरु। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जो थे 1661 से 64 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। पूछेगा किसकी मृत्यु चेचक से हो गई थी? तो कृष्ण से याद रखिएगा, कृष्ण भगवान का मृत्यु चेचक से हो गया था, इसे याद हो जाएगा। अभी भले ट्रिक गलत लगा है लेकिन हरकिशन, देखिए हरकिशन जो थे इनकी मृत्यु जो थी यह चेचक से हो गई। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। पूछता है कि दिल्ली कौन ऐसे गुरु जो थे दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद के बारे में समझाया? तो हरकिशन जो थे जिनको चेचक से मृत्यु हुई थी, यही जाकर क्या बताए? गुरुपद के बारे में समझाएं कि गुरुपद ऐसा हम लोग का रहता है, हम लोग ऐसे ऐसे अपना कार्यभार संभालते हैं, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। तो औरंगजेब तो था हरामी टाइप का, औरंगजेब को समझाना पड़ा, ठीक ना। आगे देखिए क्या करता है औरंगजेब। इनके साथ तो ठीक रहा लेकिन जब आते हैं सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। कौन आते हैं? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। 1664 से 75 ईस्वी में इस्लाम स्वीकार ना किया। तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। कौन बोला? औरंगजेब उसको बोला था इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। एकदम एक नंबर का ये हरामी किस्म का आदमी था। तो इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने उन्हें क्या किया? तो 11 नवंबर 1675 ईस्वी में वर्तमान में शीशगंज में गुरुद्वारा में उनको शीश कटवा दिया, मरवा दिया। कहाँ पे? गुरुद्वारा में, ठीक ना। वर्तमान में शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट वहाँ पे क्या किया? मरवा दिया, ठीक ना। तो पूछता है कि औरंगजेब ने तेग बहादुर को क्यों मरवाया था? तो इस्लाम स्वीकार न करने के कारण। और हम लोग पीछे देखे थे कि अर्जुन देव को, जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उसको जहांगीर ने क्यों मरवाया था? तो वो जो था अर्जुन देव अपने मतलब उसका बेटा को, जहांगीर के बेटा को जो था उसी को हेल्प कर रहा था, इसी की वजह से क्या हुआ? उसको मरवाना पड़ा। और यहाँ पे जो था इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण बेचारे तेग बहादुर को क्या करवा दिया? तो सिखों के जो 9वें गुरु तेग बहादुर थे इसको मरवा दिया। कौन? औरंगजेब हुआ मरवा दिया। कौन मरवा दिया? औरंगजेब मरवा दिया। और पूछता है कि कहाँ पे? तो वर्तमान में अभी शीशगंज है, वहाँ पे गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। बताइए। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। 10वां और अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। 1675 से 1708 ईस्वी। इनका जन्म 5 जनवरी 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। बहुत मस्त है, 6 3 को 6 याद रहेगा गुरु गोविंद सिंह का, है ना। चलिए, तो 1666 में इसमें पटना में हुआ था और वैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए थे। कब घोषित हुए थे? वैसाखी के दिन 1676 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु नाम से अपना शपथ ग्रहण घोषित हुए, है ना। चलिए देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहने लगे। पूछता है कौन सिख गुरु जो थे अपने आप को सच्चा पातशाह कहते थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन कहते थे? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने सिखों के लिए 5 का कार्य अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, ये 5 क से जो बना हुआ है का रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा, है ना। सबको बोला कि आप लोग अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़िए और क्या किया? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा ये सब अपने पास रख सकते हैं। तो अभी भी सिखों को ये अलाउ है कि वो ये सब जो है केस, कंघा जो रहता है, कृपाण मतलब वही तलवार जैसा छोटा सा होता है, कच्छा और कड़ा ये रख सकते हैं, कभी वो जाके घूम सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। कहाँ पे था? गुरु गोविंद सिंह जी का जो निवास स्थान, पूछता है गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ पे था? तो आनंदपुर साहिब था। और वह कार्यस्थली कहाँ पे था? इनका कार्यस्थली पाओता में था। पाओता में कार्यस्थली था गुरु गोविंद सिंह का।
और आनंदपुर साहिब में इसका इनका निवास स्थान हुआ करता था। तो ध्यान में रखिएगा, अगर निवास स्थान पूछ दे तो गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब में और कार्यस्थली पाओता। ठीक ना। पूछता है कि आनंदपुर साहिब जो था किसका निवास स्थान था, पांचों में से किसी गुरु दे देगा, चौथे पांचवें, तो गुरु गोविंद सिंह जो था अंतिम गुरु थे, इन्हीं का निवास स्थान था आनंदपुर साहिब। एकदम आनंद में रहते थे गुरु गोविंद सिंह, ऐसे याद कर सकते हैं, आनंदपुर साहिब में। और कार्यस्थली कहाँ पे था, पाओता में था। ठीक ना। पटना में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। पूछता है कि किसने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु, इन्होंने ही फारसी में जफरनामा लिखे थे, है ना। फारसी में जफरनामा लिखने वाले कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। फारसी में जफरनामा लिखने वाले कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, है ना। चलिए, गुरु गोविंद सिंह याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र हुए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। किनके पुत्र, गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र हुए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इसको सरहिंद के मुगल फौजदार जो था वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। ठीक ना। किसने चुनवा दिया, फतेह सिंह जोरावर सिंह को, जो गुरु गोविंद सिंह के बेटे हुआ करते थे। तो सरहिंद के मुगल जो थे, मुगल फौजदार हुआ करते थे, वजीर खान, क्या नाम था इसका, वजीर खान, इसने दीवार में चुनवा दिया, है ना। आगे देख, 1699 का बात है। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1699 का बात है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, 1699 में इन्होंने वैसाखी के दिन में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना किया था। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ जो था आदि ग्रंथ का वर्तमान में रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी जो था उसमें लिखा गया जो था सिख संप्रदाय के यही गुरु का कार्य करेगी। अब कोई नहीं, मतलब अब कोई नहीं बनेगा गुरु। ठीक ना। चलिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की हत्या, गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो था 18 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ नामक एक स्थान पर गुल खां नामक पठान किया था। पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या करने वाला कौन हुआ, तो एक गुल खां नामक पठान था, इसका नाम था गुल खान। यही जो था पठान, ये गुरु गोविंद सिंह को मारा था। कब मारा था, 1708 में। जन्म हुआ था कब, 1666 में, है ना। और मर गए 1708 में लगभग। ठीक है जी। हैं नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दिया, याद रखिएगा। बंदा बहादुर, इनका जन्म देखिए 1670 में हुआ था और पूंछ जिला के रजौली गांव में हुआ था बंदा बहादुर। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। पूछता है कि बंदा बहादुर जो थे, इनका जन्म पूछता है कब हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था। तो जन्म 1670 में। गुरु गोविंद सिंह से मात्र ये 4 साल छोटे थे ना, हाँ, बंदा बहादुर। और इनके बचपन का नाम क्या था, लक्ष्मण दास था। इनके बचपन का नाम क्या था, लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज जो राजपूत हुआ करते थे। इनके पिता, बंदा बहादुर के पिता हुआ करते थे रामदेव भारद्वाज। ठीक ना, रामदेव भारद्वाज जो राजपूत हुआ करते थे। चलिए आगे देखते हैं। बंदा का उद्देश्य क्या था कि पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना, और इसके लिए उन्होंने अलीलौहगढ़ की राजधानी बनाया। ठीक ना। बंदा का जो उद्देश्य था पंजाब में क्या करना, तो सिख राज्य को स्थापित करना। पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित कर देंगे, राज्य ही बनाएंगे वो सिख राज्य, उसमें सिर्फ सिख रहेंगे। और उनके लिए उन्होंने लौहगढ़ की राजधानी बनाया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, लौहगढ़ था उसको राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का चलवाया। इन्होंने जो क्या किया था, बंदा ने गुरु नानक के, गुरु गोविंद सिंह का नाम के सिक्के चलवाए थे। एक तरफ गुरु नानक का फोटो, एकदम गुरु गोविंद जी का फोटो, है ना। बंदा ने सरहिंद में मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। अब देखिए, वही वजीर खान जो था मरवाया था, चुनवाया था उनके पुत्र को, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र को। तो वही बंदा ने क्या किया, बदला लिया। सरहिंद के मुगल फौजदार से वजीर खान की जो क्या किया, उसने चुनवाया था उसी को हत्या कर दिया। किसने, बंदा ने, है ना। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 में, उस समय फर्रुखसियार था मुगल बादशाह घिरनीत कायरवा। इसने क्या किया कि 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट पर उतार दिया। ठीक ना। अब यही सिलसिला चल रहा था, वो उसको मारा, वो उसका बदला लेगा, उसको ऐसे करे। तो ये फर्रुखसियार तो उस समय मतलब कि मान के चलिए राजा के पोस्ट पे था।
तो बंदा सिंह को क्या किया, गुरदासपुर में नांगल नामक स्थान पर, कौन सा स्थान पर, नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया, है ना। किसने, फर्रुखसियार ने। पूछेगा बंदा सिंह को मरवाने मतलब कि मौत के घाट उतारने या फिर फांसी पर चढ़वाने वाला कौन था, तो यही फर्रुखसियारवा था। फर्रुखसियारवा कब का बात है, 1716 का बात है। तो जन्म हुआ था इनका भी 1670 में, 30 साल उधर, 40-46 साल लगभग ये भी जी पाए, ज़्यादा दिन नहीं जी पाए। तो फर्रुखसियार पूछता है किसने मारा, मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने बंदा सिंह को मतलब मौत के घाट उतरवा दिया, है ना। आगे देखिएगा, शहादरा जो है कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहाँ पे बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। ये ना बात हुआ, शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात था। जो शहादरा उस समय था उसको बोलते थे कत्लगढ़ी। वहाँ पे इतना ना कत्ल किया था कौन, यही बंदा। हजारों, देख रहे हैं, हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट पर उतारा था बंदा। तो इसीलिए फर्रुखसियार उसको फांसी पे लटकवाया होगा, मौत के घाट उतरवा दिया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। अब जब बंदा की मृत्यु हो गई, कब मृत्यु हुई थी, 1700, अरे भूल गए यार, 1716, हाँ 1716 जन्म हुआ था। 1666 में जन्म हुआ था, 1670 में बंदा का जन्म हुआ था, है ना। 1666 में नहीं, 1666 में तो बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, है। चलिए, तो ये सब थोड़ा याद रखना जरूरी है। आगे देखिए, तो बंदा की मृत्यु के बाद क्या हुआ, सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय हुआ। अब क्या हुआ, जब बंदा मृत्यु हो गया तो सब सिख जो थे, ग्रुप जो बना था छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया सारा। जो एक ग्रुप था, मेन ग्रुप, कितना क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में बट गया, कोई संचालन चलाने वाला नहीं था। 1748 में क्या हुआ, नवाब फिर कर्पूर सिंह आए। कौन आए, नवाब कर्पूर सिंह आए। उनकी पहल पर क्या हुआ, सभी सिख टुकड़ियों को एक साथ फिर से दल खालसा में मिलाया गया। दल खालसा में क्या किया गया, मिलाया गया सभी सिख टुकड़ियों को। किसने, पूछता है कि दल खालसा में विलय करने वाले कौन थे, तो कर्पूर सिंह जो थे 1748 में जो थे नवाब जो कर्पूर सिंह जो थे, पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को क्या किया गया, दल खालसा में मिलाया गया। आगे देखिए, दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। जो दल खालसा बनाया गया था, किसके नेतृत्व में इसको रखा गया, तो जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया था। इसे मिसल कहा गया, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। दल खालसा को बाद में कितना दल बांटा गया था, 12 दलों में बांटा गया, और इसे ही मिसल कहा गया था। मिसल जो था अरबी भाषा का शब्द है। मिसल पूछता है कि कौन सा भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सम्मान करना। जिसका अर्थ होता है क्या है, सम्मान करना। मिसल मतलब सम्मान, है ना। रणजीत सिंह, देखिए अब आते हैं रणजीत सिंह, वेरी वेरी पावरफुल मैन, है ना। रणजीत सिंह का जन्म जो था गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महान सिंह के यहाँ पे हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जो रणजीत सिंह थे इनका जन्म गुजरावाला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 में। देखिए ये जो थे 1780 में इनका जन्म हुआ था रणजीत सिंह का, है ना। तो ये जो था 1780 में इनका जन्म हुआ था। ये सुकरचकिया मिसल पूछता है, कौन सा मिसल, सुकरचकिया मिसल जो मिसल बटारा हुआ था 12 दलों में, उसी मिसल के ये भी थे, सुकरचकिया मिसल दल के। सुकरचकिया मिसल दल के ये हुआ करते थे। कौन, जो 12 को मिसल बना था उसी में सुकरचकिया मिसल दल के हुआ करते थे रणजीत सिंह, है ना। जो सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे महान सिंह के ये क्या होते थे, यहाँ जन्म इनका हुआ था, है ना। मुखिया के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनके दादा जो थे चरत सिंह, इनके दादा कौन थे, चरत सिंह। देखिए इनके पिता श्री महान सिंह हो गए और इनके दादा चरत सिंह हो गए। 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल की प्रमुख स्थान दिला दिया। इन्होंने 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिलवा दिया था। जो सुकरचकिया मिसल था, इसको 12 मिसलों में एक प्रमुख मिसल कौन सा, तो सुकरचकिया मिसल को दिलवाया था किसने, चरत सिंह ने, जो दादा इनका हुआ करते थे। चलिए आगे देखते हैं। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह को लाहौर का शासक बनाया गया था। कब का बात है, 1798 से 90 में। लगभग 80 में जन्म हुआ था इनका, 90, 99, 98, है ना, मतलब 19 साल लगभग में इनको क्या हुआ था, लाहौर का शासक बनाया गया। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछता है कि किसके बीच में अमृतसर की संधि हुई। सबसे पहली बात तो ये चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह, इसी के बीच में हुआ था।
अब पूछता है कि अमृतसर की संधि हुई कब थी? 25 अप्रैल 1809 में। खाली 1809 याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मिलान करने वाला आ सकता है। तो अमृतसर की संधि जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुआ था, 1809 में हुआ था। पीछे पीछे दोहराइए, अमृतसर की संधि चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 1809 में हुआ था। 1809 में जो हुआ था, चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुआ था। अमृतसर की संधि किसके बीच में हुआ था? चार्ल्स मैडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 1809 में, 25 अप्रैल 1809 में। आगे देखिए, रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। जो रणजीत सिंह के राज्य जो 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ध्यान दीजिएगा, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर, 4 गो सूबा में बटा था रणजीत सिंह का राज्य। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन थे और वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री दीनानाथ थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, इनका जन्म 1780 में हुआ था सुगर छक्के मिसल मान सिंह के यहाँ पे। और पूछता है कि महाराजा रणजीत सिंह का जो विदेश मंत्री कौन थे? तो फ़कीर अजीजुद्दीन थे। विदेश मंत्री कौन थे? फ़कीर अजीजुद्दीन, है ना। ये मुस्लिम हुआ करते थे विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन, और इनके वित्त मंत्री हुआ करते थे दीनानाथ। तो याद रखिएगा, विदेश मंत्री, है ना, विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ। वित्त मंत्री हो गए दीनानाथ और विदेश मंत्री कौन हो गए? फ़कीर अजीजुद्दीन, है ना। विदेश में गया और फ़कीर बन के आया, ऐसे याद रखिएगा। तो विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन, इसको बार बार देखते रहिएगा तभी याद होता है, बार बार भूल जाते ना आदमी। और वित्त मंत्री कौन थे? दीनानाथ थे। चलिए, 7 जून 1739 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। देखिए, जन्म हुआ था 1780 में, मृत्यु हुआ था 1839 में। लगभग 59 साल में, ये भी लगभग ज़्यादा दिन नहीं जिए थे, ये भी 59 साल ही जिए। तो रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी 7 जून 1839 में। तो ये इतना जरूरी नहीं है याद करने को, आपको मेन याद रखना है कि जन्म हुआ था 1780 में और मृत्यु हुआ था 1839 में। है ना। चलिए, याद रखिएगा, मृत्यु कब हुआ था? 1839 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अब देखते हैं, अंग्रेजों के बीच सिखों का भी युद्ध हुआ था, है ना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो बोलेगा कब हुआ था? 1845 से 46 में हुआ था। एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1849 में हुआ था। देखिए, प्रथम अंग्रेज और सिखों के बीच में 2 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1845 से 46 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1849 में। तो ध्यान दीजिएगा, जो 2 युद्ध कब हुआ था? 45 से 46, 1845 से 46, ऐसे याद रखिए, 1845 से 46। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1849, 1845 से 46, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। अब युद्ध भी होगा तो संधि भी होगा, जाहिर सी बात है। तो जो था ये पहला वाला जो हुआ था, यहाँ पे हम देखिए तीर लगाए हुए हैं कि जो पहला वाला हुआ था जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसमें कौन सी संधि हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लाहौर की संधि हुई थी। लाहौर की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लाहौर की संधि हुआ था 9 मार्च 1846 में। तो हम बताए थे अंतिम नहीं होगा संधि, है ना। तो 1846 में हुआ था लाहौर की संधि, ल से लाहौर की संधि, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ल से लाहौर की संधि 1846 में। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो बोलेगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये नहीं दिया हुआ है। चलिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में हुआ था 2 गो संधि हुआ था, एगो 9 मार्च 1846 को, एगो भैरवाल की संधि भी हुआ था 1846 में ही हुआ था, है ना। तो भैरवाल की संधि याद रखिएगा कब हुआ था? ये भी 1846 में ही हुआ था। और लाहौर की संधि भी 1846 में हुआ था। तो भैरवाल की संधि में देखिए क्या हुआ था कि इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह को संरक्षण हेतु अंग्रेजों से, 1 मिनट ज़्यादा हो गया, हाँ, भैरवाल की संधि जो था 22 दिसंबर 1846 की हुई। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु, जो उस समय राजा दिलीप सिंह हुआ करते थे, उन्हीं के संरक्षण हेतु क्या किया गया था? अंग्रेजी सेना को प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया, मतलब राजा दिलीप सिंह को संरक्षण किया गया था इस संधि के तहत, है ना। और राजा दिलीप सिंह को लेके चला गया था कहाँ पे? इंग्लैंड में, है ना, ध्यान में रखिएगा। लंदन में लेके चला गया था ना। चलिए, 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग करके 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था।
कब? 20 अगस्त 1847 में। वो 1847 में जो हुआ था, क्या हुआ था? महारानी जिंदा जो थी, हमको लगता है दलीप सिंह के कौन हुआ करती थी? महारानी जिंदा दलीप सिंह के माता श्री हुआ करती थी क्या? महारानी जिंदा, एक बार देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग। तो महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग करके 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। माता श्री थी कि वाइफ थी पता नहीं। देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था हम लोग देखे थे 1849 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला का लड़ाई हुआ था। सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य में हुआ था। तो देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हम लोग देख लिए थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्यों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट था दोस्तों? तो इसमें जो था चिलियानवाला की लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी? चिलियानवाला की लड़ाई। चिलियानवाला की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिलियानवाला की जो लड़ाई हुई थी वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय में हुए थे। क्वेश्चन बहुत पूछता है किसके किसके बीच में? तो नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुआ था। दूसरी लड़ाई जो थी गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 में लड़ी। इस युद्ध के सिख में बुरी तरह पराजित हुए थे। इस युद्ध में जो थे सिख बुरी तरह एकदम हार गए। सिख युद्ध क्या हुआ? एकदम बुरी तरह यहाँ पे हार गए, है ना। तो दूसरी लड़ाई जो थी गुजरात के चिनाब नदी के किनारे लड़ी गई थी। चार्ल्स नेपियर उधर से थे अंग्रेज की तरफ से, और इधर से कौन थे? सिख थे। तो सिख बुरी तरह हार गए। नेपियर जीत गया, है ना। आगे देखिए, तो हम लोग देख लिए थे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था चिलियानवाला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको यही है, चिलियानवाला का युद्ध जो था कि कौन से युद्ध में लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में लड़ा गया था। नेता शेर सिंह थे इधर से, उधर से कमांडर गफ था। चलिए, अब पूछता है कि कौन सी नदी पर? तो चिनाब नदी के बीच में लड़ा गया था चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। आगे चलिए, 1849। तो चिलियानवाला की लड़ाई 1849 याद रखिएगा। चिलियानवाला की लड़ाई 1849। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। जैसा कि हम लोग बताए ऊपर कि लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 को घोषणा हुआ था फिर से। तो वहाँ पे तो पहला संधि जो हुआ था 1846 में। रुक जा भाई, कहाँ गया? पहला संधि जो हुआ था 1846 में। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह को संरक्षण दिया गया, और संरक्षण देने के बाद इसको 48,000 वार्षिक पेंशन देकर इनको शेखपुरा भेजा गया था। पहला वाला में शेखपुरा भेजा गया था। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हम लोग द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था जिसमें चिलियानवाला का युद्ध हुआ था, उसमें भी क्या हो गए थे? हार गए थे सिख। तो हारने के बाद क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी उस समय था। लॉर्ड डलहौजी जो था वायसराय, और 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। अब उसने बोला कि बहुत तुम लोग किचकिच कर लिया, अब पूरा जो पंजाब है सबका विलय कहाँ हो जाएगा? अंग्रेजी राज्य में हो जाएगा। और महाराजा दलीप सिंह को बोला कि आपको हम लोग 50,000 पाउंड दे के कहाँ भेज देते हैं? इंग्लैंड भेज देते हैं। आप वहाँ पे जाइए, इंग्लैंड में आराम करिए, ठीक ना। और सिख राजा का जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर जो बोलते हैं हम लोग, सिख कहाँ गए? हाँ, सिख राजा का जो प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। किसको भेज दिया? जो कोहिनूर हीरा था किसके पास? सिखों के पास। तो कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था, है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आगे देखते हैं हम लोग। सिखों द्वारा किए गए जितना भी प्रमुख आंदोलन, 1873 का सिख सभा आंदोलन जो था, कब का बात है? 1873 का सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था सिंह सभा आंदोलन? तो अमृतसर में ही शुरू हुआ था, पंजाब। इसका मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास जो था, जाति भेदभाव और गैर सिख आचरणों को दूर करना तथा सिख धर्मों की खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको पुनः प्राप्त करना। तो पूछता है कि जो सिंह सभा आंदोलन 1873 में लाया गया, सबसे पहली बात कब लाया गया था? सिख सभा आंदोलन 1873 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? तो जितना भी सिख धर्म जो था उसका जो क्या हो गया था? खो गया था। क्या खो गया था? तो मतलब कि प्रतिष्ठा खो गया था। उसको पुनः प्राप्त करने के लिए अंधविश्वास हो गया था, जाति भेदभाव हो गया था, उस सब में आचरण ये सब दूर करना था, और सिख धर्म की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको फिर से लाना था। इसीलिए क्या हुआ? उसको फिर से चालू किया गया। तो 1873 का सिंह सभा आंदोलन लाया गया था। ध्यान दीजिएगा। 1869 में क्या हुआ था? लाहौर में भी सिंह सभा की स्थापना हुई थी। जब शुरुआत हो गया तो अच्छा बढ़ोतरी हुआ। तो 1869 में भी 1879 में भी लाहौर में भी सिंह सभा का क्या किया गया? स्थापना किया गया। आगे देखिए, कूका आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कूका आंदोलन पूछता है दोस्तों बहुत। कूका आंदोलन जो था
कूका आंदोलन भगत जवाहर मल, जिसके सियान साहब भी कहा जाता है, भगत जवाहर मल कूका आंदोलन के नेता हुआ करते थे। लगभग 1840 में पंजाब के पश्चिमी भाग में कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने, पूछता है कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भगत जवाहर मल जो थे, इन्होंने किया था। कब? 1840 में। 1840 में ये पंजाब के पश्चिमी भाग में कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। पंजाब जो है, पंजाब उसके पश्चिमी भाग में कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। ध्यान दीजिएगा, कूका आंदोलन पूछता है कब मिलान करने वाला रहता है। 1840 में कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन मूलतः सिख धर्म को शुद्ध करने और उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए था। देखिए, जो कूका आंदोलन चलाया गया था, यह भी सिख धर्म से ही रिलेटेड था। 1840 में लाया गया था कूका आंदोलन। और कूका आंदोलन जो पंजाब में लाया गया था, क्यों लाया गया था? तो जितना भी सिख धर्म था उसमें शुद्ध करने के लिए। सिख धर्म मतलब कि शुद्ध का गंदा थोड़ी था, मतलब कि उसमें भेदभाव आ गया था, ये सब आ गया था। इसी को शुद्ध करने के लिए, व्याप्त बुराई को दूर करने के लिए था, है ना। लेकिन बाद में यह राजनीतिक विद्रोह में बदल गया था। कौन सा? कूका आंदोलन। बाद में यही आगे चल के राजनीतिक विद्रोह हो गया, ठीक ना, कूका आंदोलन, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत में बाहर निकालना बन गया। अब धीरे धीरे वही आगे चल के कूका आंदोलन राजनीतिक विद्रोह बन गया और आगे चल के यही भारत के खिलाफ लड़ने लगे सब, और भारत से बाहर निकालना इनका क्या हो गया? एक उद्देश्य बन गया। भगत जवाहर मल जो थे, याद रखिएगा, कूका आंदोलन के नेता हुआ करते थे, जिन्हें शुरुआत किया था। भगत जवाहर मल ने अपने शिष्य बालक सिंह को साथ मिलकर इस आंदोलन को संगठित किया था और इसका मुख्यालय हजारा जो था, अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में था। तो देखिए, भगत जवाहर मल के अपने शिष्य थे बालक सिंह, अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिल गए थे और इस आंदोलन का संगठित किए थे, हाँ, ठीक ना। और इसका मुख्यालय हजारा, कहाँ पे? मुख्यालय हजारा पर, अब पाकिस्तान में था। चलिए, पूछता है कि कूका आंदोलन के मुख्यालय कहाँ पे था? तो हजारा पाकिस्तान में था। कूका आंदोलन के मुख्यालय कहाँ पे था? हजारा में था। कहाँ पे था? हजारा में था, ठीक ना। और अपने शिष्य जो थे बालक सिंह के साथ मिलकर ये क्या किए थे? आंदोलन को संगठित किए थे, है ना। बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कब हुआ था कूका आंदोलन? 1840 में, है ना। क्यों किया गया था? तो बुराइयों को दूर करने के लिए। बाद में यही राजनीतिक विद्रोह बन गया कूका आंदोलन। भगत जवाहर मल को नहीं भूलिएगा, भगत जवाहर मल जो थे कूका आंदोलन के नेता थे, जिसे सियान साहब भी कहा जाता था। पूछता है सियान साहब किसको कहा जाता है? तो भगत जवाहर मल को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कूका आंदोलन एक प्रमुख नेता जो थे, देखिए कूका आंदोलन में एक और नेता हुआ थे प्रमुख नेता, राम सिंह कूका। क्या मस्त नाम है। तो कूका आंदोलन के एक और प्रमुख नेता हुआ करते थे, राम सिंह कूका। 1857 में राम सिंह ने लुधियाना में स्वतंत्रता का एक सफ़ेद ध्वज, है ना। देखिए 1857 में जो युद्ध हुआ था, क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति, उस समय राम सिंह ने क्या किए थे? लुधियाना में स्वतंत्रता का सफ़ेद ध्वज फहराकर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, ठीक ना। कहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर? तो लुधियाना में। 1857 में राम सिंह ने लुधियाना में स्वतंत्रता का सफ़ेद ध्वज, कैसा सफ़ेद ध्वज फहराकर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह का शुरुआत किया। 1872 में कूका कार्यकर्ताओं ने मलेरकोटला और मालोथ पर हमला किया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और राम सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और उन्हें रंगून के माडले जेल में भेज दिया गया, कैद कर दिया गया, है ना। देखिए में बंद कर दिया गया, जहाँ वे 1885 में शहीद भी हो गए। बेचारे जो थे राम सिंह कूका क्या हो गया? 1885 में शहीद हो गए। कूका आंदोलन को नाबदारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। पूछता है कि कूका आंदोलन का और एक क्या नाम था? तो नामधारी आंदोलन। क्या था? नामधारी आंदोलन। नाम ये धारण कर लिया जाता था। इसमें क्या होता था? जैसे हम लोग राम सिंह अपना नाम था, उसके पीछे कूका लगा दिए थे, तो वैसे ही नाम धारण करने वाला आंदोलन इसको बोला जाता था, नामधारी आंदोलन, है ना, नाम से जाना जाता था। कूका आंदोलन ने जाति प्रथा के उन्मूलन, मांसाहार, शराब और नशा, इस सब से परहेज और विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं को पर्दा छोड़ने के लिए जैसी सामाजिक सुधारों के बढ़ावा दिया था, है ना। तो बढ़िया काम किया था, यह सब ध्यान रखिएगा। कूका आंदोलन क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हम अगला चैप्टर देखते हैं, कंपनी अधीन गवर्नर जनरल, ठीक ना। इसको अगले पार्ट में देखेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर से यहीं से, है ना। थैंक यू।